हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री पावर जयपुर। तो आज हम बात करेंगे सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और हर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है दैट इज कि फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, यानी कि जो फाउंडेशन सीड होती है वो किसकी प्रोजेनी होती है, यानी किससे बनती है। तो इसके अंदर सीड की अलग अलग क्लासेस होती हैं, जिसमें हम सारी क्लासेस को देखते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारे पास न्यूक्लियस सीड। ठीक है, सबसे पहली होती है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड के बाद जो बनती है वो होती है ब्रीडर सीड। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास क्लास आती है वो होती है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड के बाद हमारी एक ऐसी क्लास आती है, इसका एक स्पेशल केस होता है क्योंकि ये इंडिया के अंदर बैन की गई है। ये आती है हमारे पास रजिस्टर्ड सीड। ओके, और लास्ट हमारे पास जो सबसे इम्प्रूव्ड हो जाती है वो होती है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो अब हमारे पास इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसको हम इजीली आंसर कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, जैसे इसमें पूछा गया है कि जो फाउंडेशन सीड होती है वो किसकी प्रोजेनी होती है, ठीक है, किससे बनती है, तो वो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, ब्रीडर सीड आ जाएगा। और यही अगर पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी होती, तो आंसर में क्या आ जाता है हमारे पास, न्यूक्लियस सीड आ जाता। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास क्लासेस होती हैं, इसको इसी सीरीज के अंदर हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस सीड, फिर ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, फिर रजिस्टर्ड और फिर सर्टिफाइड। ओके, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ब्रीडर सीड। फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन इंडिया एनएससी स्टार्टेड इट्स फंक्शन ड्यूरिंग। तो इंडिया के अंदर जो एनएससी है, एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसने अपना काम करना कब शुरू किया था, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लिए हम ईयर कौन सा पढ़ते होते हैं, 1963। ये सीड से रिलेटेड जो भी आते हैं ईयर लगातार, ये आते हैं हमारे पास 63, 66, 69, इस सीरीज के अंदर हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आई थी वो नेशनल सीड की कॉर्पोरेशन आई थी, और ये कब आई थी, 1963 के अंदर आई थी। ओके, चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास द ब्रीडिंग टूल यूटिलाइज्ड फॉर द रेड ग्राम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, देखो रेड ग्राम हम किसे बोलते हैं, अरहर को बोलते हैं, जिसे हम पीजन पी भी बोलते हैं। ठीक है, पीजन पी हो गया, अरहर हो गया, या रेड ग्राम हो गया, सब एक ही नाम है। इसके लिए जब इसका हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है, तब हम कौन सी ब्रीडिंग टेक्निक का, कौन से टूल का हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं जीएमएस को। ठीक है, जीएमएस क्या होता है, जीएमएस की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है हमारे पास, कि इसके अंदर जो ये मेल स्टेरिलिटी होगी, जो पोलन की स्टेरिलिटी जो होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो जीन्स होते हैं इसके अंदर, वो दो जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एक न्यूक्लियस के जीन्स होते हैं, और कुछ जीन्स हमारे पास किस में मिलते हैं, हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो नाम के अंदर इन्होंने क्या दिया, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दिया, यानी कि जो मेल स्टेरिलिटी होगी, जो पोलन की स्टेरिलिटी होती है, वो किससे कंट्रोल होगी, वो न्यूक्लियस के जीन से वो कंट्रोल होगी। ओके, तो जब भी हमारे पास रेड ग्राम की बात की जाती है, इसका हम बहुत फेमस जो सबसे पहला हम हाइब्रिड देखते हैं ICPH8, जो कहाँ से डेवलप हुआ था, इक्रीसेट से डेवलप हुआ था, 1991 के अंदर आया था। तो ये जो ICPH8 बनाया गया था, ये जो पहला हाइब्रिड आया था, ये किस टेक्निक के थ्रू बनाया गया था, जीएमएस के थ्रू बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इस तरीके से हमसे पूछ लिया है कि बताइए कि रेड ग्राम के हाइब्रिड प्रोडक्शन के अंदर कौन से टूल का हम यूज करते हैं। अब इसी को हम इस तरीके से अगर पूछे कि जो ये ICPH8 हाइब्रिड जो बना था, पीजन पी का या अरहर का, ये कौन सी टेक्निक से बना था, इसमें कौन सी टेक्निक का, कौन सी ब्रीडिंग मेथड का हमने यूज किया था, तभी भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीएमएस आएगा। ठीक है, पीजन पी की बात करते हैं या कैस्टर की भी बात करें, तो उसके अंदर भी हम मेजरली किसका यूज करते हैं, जीएमएस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड्स। ठीक है, सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, कि हमें कितने टाइम के बाद आप उसको रिप्लेस आपको करना पड़ता है, कितनी सीड्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड जो होते हैं इन्हें हमें हर साल न्यू हाइब्रिड्स का यूज करना होता है, हम सेम सीड्स को वापस यूज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है? जैसे आपने कोई भी हाइब्रिड लगाया आपने इस साल के अंदर, तो अगले साल के अंदर इसी क्रॉप से जो आपको बीज मिलेंगे, उनको आप उनकी सोइंग, उनकी बिजाई आप नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिड को हमें हर साल चेंज करना होता है, किस लिए? ताकि उसका हाइब्रिड विगर जो हो वो मेंटेन रहे। अब हाइब्रिड विगर हम किसे बोलते हैं? हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि मान लो ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया और आपके पास जो पहली जनरेशन आई है वो ये है। ठीक है? तो हाइब्रिड विगर हम किसे बोलते हैं कि जब ये जो पहली जनरेशन वाली इसकी जो प्रोजेनी है, वो अपने दोनों पेरेंट से ज़्यादा सुपीरियर होगी। ठीक है? कि अगर इसमें 2 अच्छे गुण इसके अंदर हैं और 2 इसमें हैं, तो इसके अंदर हमें कितने अच्छे गुण मिल जाते हैं? 4 मिल जाते हैं। ठीक है? तो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस हम बोलते हैं कि जब जो प्रोजेनी होती है फर्स्ट जनरेशन का जो उसका हाइब्रिड होता है, वो अपने दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होता है। ठीक है? इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल नया बीज लेकर आते हैं, तो इसका जो सीड रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो होता है 100%। ओके, इसके साथ ही हम 3 पॉइंट और याद रखते हैं कि जनरली अगर आपसे पूछे, वैसे तो ये क्या होता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। अलग-अलग क्रॉप में अलग-अलग होता है, किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 60%, इस तरीके से अलग-अलग चलता है। बट एक मेजर रेंज अगर हमें याद रखनी हो, तो हम क्या याद रखेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए जनरली सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है 33% का। ओके, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए होता है जनरली 50% का, और जो हाइब्रिड्स होते हैं उनके लिए अभी हमने पढ़ा क्या रेट होता है, 100% हमें सीड्स को रिप्लेस करना पड़ता है। टोटल जितनी सीड्स थी हमें सारी की सारी नेक्स्ट ईयर न्यू लगानी पड़ेंगी, न्यू सोइंग करनी पड़ेगी। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड का जनरली होता है 33%, क्रॉस का होता है 50 और हाइब्रिड के अंदर होता है 100%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एसिड यूज्ड फॉर द कॉटन डी लिंटिंग। कॉटन के अंदर क्या होता है, सीड होता है उसका और लिंट होता है बाहर। ठीक है, तो इसको डी लिंटिंग करने, इस लिंट को रिमूव करने के लिए हम कौन से एसिड का यूज करते हैं? तो इसके लिए जो हम एसिड यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कैसे लिखते होते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड का यूज करते हैं किसके लिए, कॉटन में से लिंट को रिमूव करने के लिए। ओके, चलिए अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे जो हमें बहुत जनरली याद रखने होते हैं, हमारे पैथोलॉजी से रिलेटेड भी हो जाते हैं ये। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा गया है कि इन वर्टिसिलियम विल्ट द वेस्कुलर टिश्यू विल बी, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बात करी है हमसे कि इन फ्यूजेरियम विल्ट द वेस्कुलर टिश्यू विल बी। तो देखिए क्या होता है कि जब विल्टिंग की कंडीशन आती है, जब पत्तियां वगैरह मुरझा जाती हैं इस तरीके से उनकी कंडीशन हो जाती है प्लांट से। ठीक है, तो इस विल्टिंग की कंडीशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो कौन से प्लांट पार्ट के ऊपर आता है, वो उनके वेस्कुलर टिश्यू के ऊपर आता है। जो उनके जाइलम और फ्लोएम होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें वहीं देखने को मिलता है। ओके, तो विल्ट 2 तरीके की होती है, एक फ्यूजेरियम से होने वाली होती है, एक वर्टिसिलियम से होने वाली होती है। ठीक है, तो ये विल्ट के अंदर क्या होता है, दोनों फंगल इन्फेक्शन है, फंगस से होने वाले हैं। तो दोनों के अंदर हमें कुछ डिफरेंस दिखता है इनके वस्कुलर टिश्यू के अंदर। जब अगर हम वर्टिसिलियम विल्ट की बात करते हैं, तो इसके अंदर जब आप इसके वस्कुलर टिश्यू को कट करके देखोगे तो अंदर आपको पिंक कलरेशन दिखेगा। वस्कुलर विल्ट में हमें कौन सा कलरेशन दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा, जब इसके वस्कुलर बंडल को हम कट करेंगे हमें इसके अंदर दिखेगा पिंक कलर। जबकि जब हम फ्यूजेरियम विल्ट की बात करते हैं, उसके अंदर जब आप वस्कुलर टिश्यू को कट करके देखोगे, उसको बीच में से हम कट करेंगे, उसके अंदर से उसका सेक्शन देखेंगे अंदर किस तरीके से दिख रहा है, तब वो हमें दिखेगा ब्राउन टू ब्लैक कलर का। ओके, सो ये डिफरेंस होता है कि जब हम वस्कुलर टिश्यू को कट करके देखते हैं, तब हमें अगर उसमें कलरेशन पिंक आएगा, तब हमें ये चीज पता लगेगी कि वो वर्टिसिलियम से हो रही है विल्टिंग। लेकिन अगर उसमें ब्राउन टू ब्लैक कलरेशन हो जाएगा, तब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर जो अटैक हुआ है वो फ्यूजेरियम का हुआ है। ओके, तो ये डिफरेंस हमें याद रहेगा। तो अब इन्होंने अगर पूछा है कि वर्टिसिलियम विल्ट के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो किस कलर के हो जाते हैं, वो पिंक कलर के हो जाते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या चीज पूछी है हमसे कि जो फिजेरियम विल्ट होती है उसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होंगे वो कौन से कलर के हो जाएंगे, ब्राउन एंड ब्लैक कलर के हो जाएंगे। क्लियर हुआ हमें? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम इसके अंदर। द वाइडली यूज्ड न्यूट्रिएंट एज द फोलियर स्प्रे टू इंक्रीज द सीड सेट इन पल्सेस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज पूछी इन्होंने, इन्होंने पूछा कि हमें फोलियर स्प्रे, लीव्स के ऊपर जब हम स्प्रे करवाएंगे तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट का हम यूज करते हैं जिससे कि जो पल्सेस होती हैं हमारे, जो दाल होती है उनके अंदर सीड सेट जो हो वो इंक्रीज हो जाए।
सीड्स सेट ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, पल्सेस के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं डीएपी का। डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास फर्टिलाइज़र होता है, जिसके हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन-कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं डीएपी से? इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन होता है, एक इसके अंदर क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का एक बहुत रिच सोर्स होता है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही बहुत मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। तो इसके अंदर ये डीएपी जो होता है, इससे लगातार नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी होती रहती है प्लांट के अंदर। ठीक है? उसके अलावा क्या होता है डीएपी से, जब इसका फोलियर स्प्रे हम कराते हैं, इसका पत्तियों पे हम स्प्रे करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है? वो एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है? और जो फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है, जो उसका फूड बनता है, वो अपने सिंक तक बहुत अच्छे से पहुँच पाता है। सिंक क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स हम किसे बोलते हैं? ठीक है? जैसे कि कोई भी चीज़, अब ये पीपीटी है, ये हमने बनाई है, तो हम इसका सोर्स हो गए हैं और ये आप तक पहुँचा रहे हैं, आप तक ये लास्ट में पहुँच रही है, तो आप इसका सिंक हो गए हो, इस कंटेंट का। ठीक है? तो ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का खाना जहाँ बनेगा यानी लीफ के ऊपर बनता है तो उसका सोर्स रहता है, और जहाँ-जहाँ वो उस खाने को प्लांट के अंदर पहुँचाना होता है वो उसका सिंक होता है। तो डीएपी की एक्टिविटीज़ से क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की लगातार रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती रहती है, प्लस इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस से जो भी खाना बनता है वो अपने सिंक तक, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ तक बहुत अच्छे से वो एफिशिएंटली पहुँच पाता है। ओके? क्लियर रहा ये? ठीक है, तो इसलिए हम पल्सेस के अंदर अगर हमें सीड सेट को बढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डीएपी का स्प्रे करवाते हैं। ओके? चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है, रोप पुलिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर गुड सीड सेट इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ। अब ये रोप पुलिंग की जो टेक्निक हम करते हैं, ये हम किसके अंदर करते हैं? ये की जाती है राइस के अंदर। ठीक है, क्यों की जाती है, अब इसकी बात करते हैं। रोप पुलिंग में देखो क्या होता है, रोप पुलिंग की जाती है पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें हाइब्रिड बनाना है। ठीक है, और राइस जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। तो इसके अंदर हमें अगर पॉलिनेशन को इंक्रीज करना है, जनरली क्या होता है, हमें पता है कि राइस बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रखता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा हवा वहाँ पर उस टाइम पर नहीं चलती है। इसके फ्लावरिंग टाइम पर जब पॉलन वगैरह जब बन जाते हैं उसके अंदर, उस टाइम पर नहीं ज़्यादा हवा होती है। तो क्या होता है कि वो पोलन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, वो वहीं पर रह जाता है। लेकिन अगर हाइब्रिड बनवाना है हमें, तो हमें पॉलिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें, करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है रॉप पुलिंग की। रॉप पुलिंग के अंदर होता क्या है कि मान लो ये आपकी राइस की फील्ड है, यहाँ पे आपके राइस के प्लांट लगे हुए हैं, तो एक पर्सन यहाँ खड़ा हो जाता है, एक पर्सन यहाँ खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक इस कोने में खड़े हो गए पहले, सबसे पहले ये। तो इनके पास एक नायलॉन की तार होती है, इस तरीके से रस्सी होती है नायलॉन की। तो ये क्या करते हैं उसके अंदर कि इस वाले एंड से शुरू करते हैं और इस तरीके से यहाँ तक मूव करते हैं इसको। इसको इसके ऊपर-ऊपर मूव करते हैं। जिससे क्या होता है कि इसके जो ऊपर पॉलन्स रहते हैं, उनके अंदर मूवमेंट होती है, इसके पैनिकल्स हिलते हैं मूवमेंट की वजह से, और वहाँ से क्या होगा कि इसके जो पॉलन होंगे वो उड़ के दूसरे प्लांट तक जाएँगे, यानी पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है? इसी तरीके से इसको ये 5 से 6 बार करते हैं, इस तरीके से एक बार इधर मूव करेंगे, फिर यहाँ से दोबारा इधर लेके जाएँगे। तो इसका मेन मकसद क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज़ करना, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, हाइब्रिड प्रोडक्शन होगा, उतना अच्छा सीड सेट होगा। ठीक है? तो ये रोप पुलिंग की टेक्निक जो होती है, ये पॉलिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए राइस के अंदर की जाती है। ओके? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर कि द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मेथड अडॉप्टेड इन द पैडी। जैसे सबसे पहले हमने किसमें बात की थी, रेड ग्राम के अंदर या अरहर के अंदर हमने बात की थी। तो हमने देखा था कि उसके अंदर जब हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना था, तब हमने जीएमएस का यूज किया था, यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया था। लेकिन जो राइस होता है, राइस ऐसी क्रॉप होती है जिसके अंदर आप हर तरीके की मेल स्टेरिलिटी के मेथड को यूज करते हो। ठीक है, अभी कौन कौन से होते हैं, देखो जीएमएस के ये 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है फोटो, ये पी से मतलब होता है इसका फोटो पीरियड, यानी कि इसमें लाइट के बेसिस पे होता है। ठीक है, कि अगर इतने घंटे से ज़्यादा की अगर लाइट ड्यूरेशन रही वहाँ पे, तब उसमें स्टेरिलिटी आ जाएगी, और जैसे ही थोड़ी-सी कम हो गई तो उसमें दोबारा फर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ये टी जो होता है, ये होता है थर्मो पीरियड, यानी टेम्परेचर रिलेटेड। यानी कि इसके अंदर एक टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे अगर 33 डिग्री सेल्सियस का क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो अगर 33 से ज़्यादा वो रहा, तब तो उसके अंदर स्टेरिलिटी है।
लेकिन 33 से अगर 1% भी 1 डिग्री भी कम हो गया तो वहाँ पर फर्टिलिटी आ जाती है। ओके, तो इसके अंदर हम किस-किस टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं? हम पीजीएमएस भी यूज़ करते हैं, हम टीजीएमएस भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी हम यूज़ करते हैं। साइटोप्लाज्मिक क्या होगी कि जिसके अंदर जो मेल स्टेरिलिटी होती है उसे कंट्रोल कौन करता है? उसे कंट्रोल करते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर जीन प्रेज़ेंट होते हैं। ओके, तो राइस के अंदर हम हर तरीके की मेल स्टेरिलिटी के मेथड को हम यूज़ करेंगे। ओके, चाहे वो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हो, चाहे वो फोटो पीरियड वाले जीएमएस हो, चाहे वो थर्मो पीरियड वाला हो। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट होती है इसके अंदर जर्किंग इज द प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ। तो देखो जर्किंग जो होती है ये क्यों की जाती है? सबसे पहले तो इसका आंसर है बाजरा। तो बाजरा या जिसे हम पर्ल मिलेट बोलते हैं, इसके अंदर हम जर्किंग की टेक्निक को करते हैं। अब जैसे रॉक पुलिंग के पीछे का इसका जो मतलब मेन मकसद जो था, रॉक पुलिंग करने का था कि हमें हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन को थोड़ा बढ़ाना है। क्योंकि राइस जो होती है वो नॉर्मली क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। इसलिए हम उसके अंदर पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रॉक पुलिंग की टेक्निक को अपनाते थे। लेकिन बाजरा जो होता है, बाजरा के अंदर हम क्या करते हैं, जर्किंग करते हैं। जर्किंग क्यों की जाती है? जर्किंग की जाती है यूनिफॉर्म फ्लावरिंग के लिए। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग, ताकि इसके अंदर पूरी फील्ड के अंदर एक साथ फ्लावरिंग स्टेज आए। एक साथ सारे के सारे ईयर हेड जो हों, जो इसके जिसको हम सिट्टा बोलते हैं, इसके ईयर हेड जो हों, वो सारे एक साथ फ्लावरिंग स्टेज के अंदर आए, एक साथ मैच्योर हों। इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्किंग की टेक्निक को करते हैं। जर्किंग की टेक्निक के लिए हम मतलब जर्किंग में क्या किया जाता है कि जैसे पूरी फील्ड के अंदर जो भी नॉर्मल टाइम से कुछ-कुछ ईयर हेड जल्दी मैच्योर हो गए हैं, जो पहले आ गए हैं, तो उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है? ताकि एक टाइम पर ही बाद में जाके सारों में एक साथ फ्लावरिंग स्टेज आ जाए। ओके? जैसे ये आपकी फील्ड है, यहाँ पर आपके पास 9 प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके अंदर 5 में और 7 के अंदर ईयर हेड पहले आ गए हैं। मान लो कोई 45 डेज़ के बाद आने थे, यहाँ पर 40 में आ गए हैं, 2 के अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो ईयर हेड डेवलप हो गए हैं, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, दोनों में से जर्क आउट करते हैं, निकाल देते हैं हम उन्हें। ठीक है? ताकि 45 डेज़ के बाद इन पूरी की पूरी फील्ड में एक साथ फ्लावरिंग आए। तो जर्किंग का मेन मकसद क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लावरिंग का। तो एक सिंक्रोनाइज़ेशन बनाने के लिए, सिंक्रोनाइज़ेशन का मतलब भी यही होता है कि एक साथ का। ठीक है, तो एक साथ फ्लावरिंग लाने के लिए इसके अंदर जर्किंग की टेक्निक की जाती है बाजरा के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। ओके, चलिए अगला हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, अकरेंस ऑफ द टिप स्टेरिलिटी। अब टिप स्टेरिलिटी जो आती है वो भी बहुत कॉमन देखी जाती है किसके अंदर, पर्ल मिलेट के अंदर। यानी बाजरा के हमें दो टेक्निक्स याद रखनी है। एक तो बाजरा के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिप स्टेरिलिटी देखी जाती है यहाँ पे, और दूसरा अगर हमें यूनिफॉर्म फ्लावरिंग करवानी होती है तब हम बाजरा के अंदर क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, हम जर्किंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाजरा से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर रहते हैं। ओके, अब अगला हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो पूछा गया है कि जो डॉक मेथड होता है वो हम किसके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं। तो जो डॉक मेथड होता है, डॉक मेथड के अंदर क्या किया जाता है मेनली, डॉक मेथड के अंदर हम करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मैं एक फील्ड बना देती हूँ, मान लो इसका आंसर रहता है डॉक मेथड जो होता है इसको यूज किया जाता है कॉटन के अंदर। ठीक है, कपास में। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये आपकी कॉटन की फील्ड रहती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक मैच्योर फ्लावर बड है, एक मैच्योर फ्लावर बड जो है उसे अलग किया जाता है, उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं उसके अंदर, उसके पेटल्स जो होते हैं जिसको हम कोरोला बोलते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं ना, सबसे पहले नीचे इस तरीके से पत्तियां होती है ग्रीन कलर की जिसे सेपल्स बोलते हैं। फिर इसकी पंखुड़ियां होती हैं जिसे हम कोरोला या पेटल्स बोलते हैं। फिर इसका मेल पार्ट आता है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। और यहाँ पर इसका क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है जिसे पिस्टल बोला जाता है। ठीक है, तो पहले कोई भी एक मैच्योर फ्लावर बड लेते हैं, उसको लिया, उसके इन पेटल्स को आपने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर नीचे से जो इसका मेल पार्ट है, यहाँ पर एक लंबा एक कट लगाया जाता है। फिर इसके स्टेमन्स को भी अलग कर दिया जाता है, इसके मेल पार्ट को भी किया जाता है। तो ये डॉक मेथड मेनली किसके लिए होता है, किसकी टेक्निक होती है, ये इमैस्कुलेशन की होती है। इमैस्कुलेशन हम किसे बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं फ्लावर के। मेल पार्ट को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर के इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और ये मेथड होता है कॉटन के अंदर इमैस्कुलेशन करने का। ठीक है, क्यों किया जाता है, अभी इमैस्कुलेशन हम करते हैं क्यों, क्योंकि हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है ना, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए किया जाता है। तो ये हमने कॉटन के अंदर एक बड लिया, उसके मेल पार्ट को हमने रिमूव कर दिया।
ठीक है, रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक कलर्ड एक क्या बोलते हैं हम, बटर पेपर से, ठीक है, बटर पेपर से उसे कवर करके रख देते हैं अब हम उसे, ताकि कोई एक्स्ट्रा पॉलन जो हमें नहीं चाहिए हमारे हाइब्रिड के लिए वो उसमें ना आ पाए। तो उसको पूरा हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं। कलर्ड इसलिए रखते हैं ताकि नेक्स्ट डे जब हम उसके अंदर पॉलिनेशन करवाएं, तब उसके अंदर क्या हो जाए, हमें पहचान में आ जाए कि हमें कौन से फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करवानी है। ओके, ये किया जाता है इसके अंदर। तो हमेशा जो इमैस्कुलेशन होती है वो हमेशा ज़्यादातर किस में करते हैं हम, इवनिंग में, शाम को की जाती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर, जैसे शाम को 4 बजे आपने इमैस्कुलेशन कर दिया, आपने उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद उसको बटर पेपर से कवर करके हमने रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर जब पॉलिनेशन किया जाता है, तब हमारा जो मेल पॉलन्स जो है, जिसका हमें मेनली हाइब्रिड बनाना है, ठीक है, वो हम लेकर आएंगे, इस बटर पेपर को रिमूव करते हैं, वहां पे पॉलन का छिड़काव कर देते हैं, और देन उसको अगेन हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी फॉरेन पॉलन इसमें ना आ सके, और जैसा प्रॉपर हाइब्रिड हमें चाहिए, हमें वैसा हाइब्रिड वहां पर मिल जाए। ओके, सो ये पूरा डिटेल, ये जो मेथड रहता है ये होता है डॉक मेथड। तो डॉक मेथड जो होता है वो कॉटन के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करवाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो ईयर टू रो प्रोजेनी मेथड होता है उसको अडॉप्ट करते हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए। तो जो ईयर टू रो प्रोजेनी मेथड होता है ये बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल मेथड होता है, ठीक है, बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, न्यूक्लियस सीड बनाने के लिए, जो सबसे बेसिक सीड होती है हमारी। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो मेथड होता है हमारे पास वो होता है ईयर टू रो प्रोजेनी मेथड। किसका प्रोडक्शन करते हैं हम, इससे इससे हम प्रोडक्शन करते हैं न्यूक्लियस सीड का। अब अगर ईयर टू रो प्रोडक्शन मेथड के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो इसके अंदर होता है क्या, इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले इसके अंदर जैसे आपके पास फील्ड है, तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ प्लांट्स को, ये आपकी फील्ड है, इसके अंदर कुछ प्लांट्स को आप सेलेक्ट करोगे उनके फिनोटाइप के बेसिस पर। फिनोटाइप हम किसे बोलते हैं, जो दिखने में सेम होता है, जो दिख रहा है हमें। ठीक है, जैसे हम किसी का फिनोटाइप कैसे बताएंगे कि उसके काले बाल हैं, उसने ब्लैक जैकेट पहनी है, या उसने ब्लू टी शर्ट पहनी है, ये उसका फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप क्या होता है, जो उसके जीन्स होते हैं अंदर, कैसे जीन्स है वो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप यानी बाहर की अपीयरेंस देखने के हिसाब से हम कुछ प्लांट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके अंदर ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। प्लांट्स को छोड़ दिया, आपस में वो पॉलिनेशन उनका ऑटोमेटिक चल रहा है, ओपन पॉलिनेशन चल रहा है। ओपन पॉलिनेशन होने के बाद अब उसके अंदर जो सीड बनेगी, पॉलिनेशन हो गया, बाद में सीड बनी, सीड को हम अलग अलग हार्वेस्ट कर लेंगे, जितनी भी सीड हमें मिली, सीड को हार्वेस्ट कर लिया, फिर उस हर एक सीड से आगे प्रोजेनी को आप ग्रो करवाओगे। हर एक सीड से हमने क्या किया, आगे प्रोजेनी को ग्रो करवाया, फिर उसमें से जो अच्छी अच्छी प्रोजेनीज थी हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, जो सुपीरियर थी। ठीक है, करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके अंदर वापस ओपन पॉलिनेशन करवाते हैं। यानी कि एक सिंपल सा मतलब क्या होता है इसका, एक सिंपल सी चीज क्या रही इसकी कि देखो, सबसे पहले आप मान लो आपके पास फील्ड के अंदर 100 पौधे हैं। ठीक है, उन 100 पौधों में से आपको 50 पौधे जो हो वो फिनोटाइप के हिसाब से आपको अच्छे लगे, आपने उन 50 पौधों को ले लिया। ठीक है, अब उन 50 पौधों को आपने छोड़ दिया, उनके अंदर ओपन पॉलिनेशन हो रहा है, अपना पॉलिनेशन उनके अंदर हो रहा है, आप कुछ नहीं करवा रहे हो, करवा लिया। अब वहां से पॉलिनेशन हो गया, सीड बनेगी बाद में। ठीक है, सीड बन जाएगी, फिर आप उन सीड को हार्वेस्ट कर लोगे। आपने कर लिया सीड को हार्वेस्ट, अब आपके पास मान लो 50 सीड हो गई। अब उन 50 सीड से आगे आप क्या करोगे, उनकी हर एक सीड की एक प्रोजेनी बनाओगे आगे, वो हर एक सीड से अगली उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। ठीक है, अब उसमें से जो जो आपको अच्छी लगेगी आप उसको सेलेक्ट करोगे। मान लो उस 50 में से आपको 25 की अच्छी लगी सीड्स, आगे जो प्रोजेनिस जो हुई वो सुपीरियर 25 की हुई, बाकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर उन 25 को आगे आप ग्रो करवाओगे। इस तरीके से मेथड होता है, इसलिए लास्ट में जाके हमें क्या मिलती है, न्यूक्लियस सीड मिलती है। इसलिए जो न्यूक्लियस सीड होती है इसकी प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है, 100% प्योरिटी होती है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से डेवलप करवाते हैं कि जिसके अंदर हमें जो जो सुपीरियर मिलती जाएंगी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और ग्रो करवाते हैं। ओके, तो ये होता है ईयर टू रो प्रोजेनी मेथड, जिसमें उसकी प्रोजेनी को देख देख के हम जो जो सुपीरियर लगती है हम उसको सेलेक्ट करते हैं और उसे ग्रो करवाते हैं। ओके, तो ईयर टू रो प्रोजेनी मेथड को यूज किया जाता है न्यूक्लियस सीड बनाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट चीज होती है जेनेटिक प्योरिटी इन द फील्ड इज कंट्रोल्ड थ्रू। तो जेनेटिक प्योरिटी को अगर हमें कंट्रोल करके रखना है, बनाए रखना है, तो हम क्या करते हैं फील्ड के अंदर, हम करते हैं रॉगिंग। रॉगिंग का मतलब क्या होता है, रॉगिंग का मतलब होता है कि आप फील्ड के अंदर रॉगिंग परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि जितने भी आपको पूरे फील्ड में जो जो ऑफ टाइप प्लांट्स दिखते हैं आप उन्हें रिमूव करते हो।
तो इन ऑफ टाइप प्लांट्स को रिमूव करने की टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, रॉगिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, उसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है। तो कुछ भी प्लांट के अंदर, जैसे यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको, ये आपकी मेन फील्ड है, ये राउंड वाली जो मैं बना रही हूँ। तो कुछ भी ऑफ टाइप, कुछ भी अलग दिख रहा है जो नॉर्मल आपकी फील्ड का नहीं है, जो आपकी मेन क्रॉप जैसा नहीं है, तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, यहाँ से फील्ड से रिमूव कर देते हैं। तो इस रॉगिंग की टेक्निक का यूज करके हम फील्ड के अंदर जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, चलिए। इन सीड प्रोडक्शन मैकेनिकल एडमिक्सचर्स इन अ सीड लोट अफेक्ट द, मैकेनिकल यानी कि बाहर से कोई भी जो आपका सीड है, सीड के साथ कुछ स्टोन्स आ गए हैं, कुछ कंक्रीट्स आ गए हैं, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स आ गए हैं, तो जो ये मैकेनिकल मिक्सचर्स होते हैं उसके अंदर मिक्स हुए होते हैं, ये किस चीज को अफेक्ट करेंगे? ये जाहिर सी बात है, ये उसके अंदर तो गए नहीं है सीड के, तो ये अफेक्ट करते हैं उसकी फिजिकल प्योरिटी को। ठीक है, फिजिकली जो उसकी प्योरिटी दिख रही है ये उसको अफेक्ट करेंगे। तो ये जो मैकेनिकल एडमिक्सचर्स होते हैं, दे विल अफेक्ट द फिजिकल प्योरिटी। ओके, चलिए। द ऑब्जेक्शनेबल वीड इन राइस इज, ऑब्जेक्शनेबल वीड हम किसे बोलते हैं कि वे जो ऑब्जेक्शन, हमें इस चीज से पाबंदी मतलब रॉक है, हमें नहीं सही लगी, है ऑब्जेक्शन है हमें इस चीज पर, ठीक है, तो वो क्या होती है, राइस के अंदर ऐसी कौन सी वीड होती है जो दिखने में राइस की तरह ही लगती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम कभी कभी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी ईल्ड में दिक्कत आ जाती है। तो राइस की जो ऑब्जेक्शनेबल वीड होती है वो होती है ओराइजा सटाइवा वैरायटी फातुआ। उसके नाम से रिलेटेड ही हो गया, सेम सी फैमिली के मेंबर हो जाते हैं, इसलिए वो उसकी ऑब्जेक्शनेबल वीड है, सबसे ज्यादा वहां पे हार्म कर सकती है। तो ओराइजा सेटाइवा वैरायटी फातुआ जो है, दैट इज द ऑब्जेक्शनेबल वीड इन द राइस। ओके, अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक जो होती है ये पोटैटो के अंदर बनाई गई थी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है इसे डेवलप किया गया था, ये जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, CPRI, ठीक है, CPRI ने इसको डेवलप किया था। और इसके अंदर जो मेजर जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो थे डॉक्टर पुष्कर नाथ। ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक को डेवलप करने का जो मेजर साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर पुष्कर नाथ। ये सीड प्लॉट टेक्निक क्यों लेकर आए थे हम पोटैटो के अंदर, ये इसलिए लाए थे ताकि हम वायरस फ्री पोटैटो को ग्रो करवा सकें। ठीक है, वायरस से प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे पोटैटोज को ग्रो करवा सकें। ठीक है, और इसे ज्यादा इसलिए किया गया था, इसे तब यूज करते हैं हम जब एफिड की पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है, क्योंकि एफिड का अटैक बहुत ज्यादा होता है पोटैटो के अंदर। तो एफिड की पॉपुलेशन जब कम होती है उस टाइम पर हम इसकी ग्रोथ कर, इस टेक्निक का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा कहाँ पर यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं प्लेन एरिया के अंदर, प्लेन्स एरिया में, यानी पहाड़ी में इलाके में इतना नहीं करते हम, इसको प्लेन एरिया में करते हैं। इस सीड प्लॉट टेक्निक में क्या किया जाता है, जनरली अक्टूबर की स्टार्टिंग के अंदर हम इसकी सॉइंग कर देते हैं, जो भी इसके ट्यूबर्स वगैरह लगाने होते हैं। और फैब में स्टार्टिंग में, फैब के इनिशियली कब किया जाता है, एक क्रिटिकल रेंज होती है, जैसे कि 20 एफिड्स की, 20 एफिड्स पर प्लांट के हिसाब से ना, जब इतनी क्रिटिकल रेंज आ जाती है, इससे पहले पहले, इतनी आने से पहले पहले क्या करते हैं हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एफिड क्या करता है, ये वायरस फैलाता है उसके अंदर, वायरस को ट्रांसमिट करता है। तो हमें वायरस फ्री ग्रो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्टूबर की स्टार्टिंग में इसकी सॉइंग कर देते हैं, और उसके बाद फैब के अंदर जब एफिड की पॉपुलेशन ये 20 एफिड पर प्लांट की रेंज से, इस क्रिटिकल लिमिट से कम रहेगी, ये आने से पहले पहले हम उसको क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो डेवलप होंगे पोटैटोज वो वायरस फ्री होंगे। ओके, सो ये होती है सीड प्लॉट टेक्निक। तो इसकी कई सारी चीजें हमने देखी, CPRI इंस्टीट्यूट हो गया, डॉक्टर पुष्कर नाथ हो गए हैं। सीड प्लॉट टेक्निक क्यों की जाती है, इसका रीजन भी हमने पढ़ा, ताकि हम वायरस फ्री ट्यूबर्स हम ग्रो करवा सके। ठीक है, और इसे प्लेन एरिया में हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके, चलिए। द प्रोपेग्यूल्स ऑफ गार्लिक इज कॉल्ड एज, तो प्रोपेग्यूल्स हम किसे बोलते हैं, प्रोपेग्यूल कोई भी प्लांट पार्ट होता है जिससे कि पूरी आपकी जो प्लांट है वो डेवलप होगा। ठीक है, जैसे अगर जैसे हम बात करते हैं अनियन होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, बल्ब होता है अनियन का। ठीक है, उससे ग्रो करवाते हैं हम। राइजोम जो होता है, ठीक है, जैसे आपकी जो जिंजर होती है, अदरक जो होती है, उसके उससे हम किससे ग्रो करवाते हैं, राइजोम से करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गार्लिक को हम क्या बोलते हैं, कि जो गार्लिक की जिसकी जो कलियां होती हैं उससे ग्रो करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोव्स। ठीक है, जो लहसुन की कली जो होती है उसको बोला जाता है क्लोव्स। तो गार्लिक के अंदर जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं जिससे वो गार्लिक डेवलप होता है उसे बोला जाता है क्लोव्स। ठीक है,
चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका, अ मेल स्टेराइल लाइन इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज। देखिए, इसके अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर हम 3 लाइन्स की बात करते हैं। एक होती है ए लाइन, एक होती है बी लाइन, एक होती है आर लाइन। तो चलिए तीनों को समझते हैं हम। ए लाइन जो होती है ये होती है आपकी मेल स्टेराइल लाइन, यानी इसकी मेल के अंदर फर्टिलिटी नहीं है, मेल स्टेराइल है इसका, मेल स्टेराइल लाइन। बी लाइन जो होती है ये होती है मेंटेनर लाइन। अब इसका नाम मेंटेनर क्यों रखा गया है? इसको हम मेंटेनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका काम होता है इसकी स्टेरिलिटी को बनाए रखना। ठीक है, इसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन करके रखने का काम होता है, बनाए रखने का काम होता है, इसलिए इस बी लाइन को हम बोलते हैं मेंटेनर लाइन। थर्ड होती है हमारे पास आर लाइन। आर का मतलब क्या रहता है इसके अंदर? रीस्टोरर लाइन। रीस्टोर करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर स्टेरिलिटी आ रखी है तो इसमें फर्टिलिटी को दोबारा लेकर आना है, उसके लिए हम इसको नाम देते हैं रीस्टोरर लाइन, क्योंकि ये फर्टिलिटी को रीस्टोर करवाता है। ओके, तो इसलिए हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर हम 3 लाइंस का यूज करते हैं, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। अगर हमसे पूछे कि मेल स्टेराइल कौन सी होती है तो वो ए लाइन होती है। बी लाइन को हम बोलते हैं मेंटेनर लाइन, क्योंकि इसका काम जो होता है वो होता है ए लाइन की स्टेरिलिटी को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना। और आर लाइन जो होती है वो होती है रीस्टोरर लाइन, तो इसका काम क्या होता है कि फर्टिलिटी को रीस्टोर कराने का काम होता है। ठीक है, तो ये हमारी तीनों लाइन होगी। तो अभी इसमें मेल स्टेराइल पूछा गया, अगर हमसे इन दोनों में से कोई भी पूछे तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो ये आपके कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।